हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा आपको छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट तीनों की तैयारी लगातार करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग निःशुल्क क्लास आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। बाल विकास के हम लोग ने लगभग 25 क्लासेस की, उसके अगला हम लोग ने हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागोजी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे आपका जो चयन है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है। यही एक चयन पक्का कराता है, क्योंकि ये सारे ऐसे पोर्शन हैं जो आप एक बार पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में आपको बनना ही बनना है। ठीक है, तो मैं ऐसे टॉपिकों को लेकर चल रहा हूँ जो आपके जो सिलेबस है उसमें जो लोकल बुक है, मार्केट में आप जो बुक पढ़ते हैं या जो जनरली सामान्य कहीं कोचिंग में पढ़ाया जाता है, तो जो स्किप कर दिया जाता है उन स्किप होने वाले सिलेबसों को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग की लगातार शिकायत आता है कि सर नए क्वेश्चन आते हैं, तो नए क्वेश्चन नहीं आते। अब जैसे अब भाषा के शिक्षण दे दिया, भाषा शिक्षण, अब भाषा शिक्षा के अंतर्गत उसमें जो व्याकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने बीएड किया होगा तो आप जाते हैं तो उसमें लेसन प्लान में भी आपको व्याकरण को बनाना रहता है। तो भाषा को सिखाने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं, जब स्कूल में जाएंगे आप पढ़ाएंगे भी, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, तो ये उसी सिलेबस के अंतर्गत आता है जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन इसको स्किप कर दिया जाता है, आपको बस केवल भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ा दिया जाता है, भाषा शिक्षण कैसे कराना है करके। जो व्याकरण शब्द है इसको स्किप कर दिया जाता है। तो भाषा अधिग्रहण में व्याकरण की भी भूमिका होती है। व्याकरण की मदद से शिक्षण कैसे कराना है, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, प्राथमिक स्तर के लिए व्याकरण की, अगले क्लास में हम लोग मिडिल स्कूल के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए व्याकरण की शिक्षण पर बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का ही है, तो मेरे द्वारा उन्हीं टॉपिकों को करवाया जा रहा है जो बाकी टीचर स्किप कर दे रहे हैं। वो भी निःशुल्क क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डेली 9 PM में हो रहा है, तो आप लोग बने रहिएगा। और 1 से 10 तक अभी आप क्लास नहीं देखे होंगे, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सभी कर रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है सीजी टेट वालों के लिए, तो स्पेशली समय आ चुका है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीजी टेट वाले आप फोकस करिए केवल प्रैक्टिस पे। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग जितना शार्प होगा कि आंसर कैसे लेना है, उतना ही बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। व्याकरण शिक्षण में के माध्यम से भाषा का शिक्षण, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं, जैसे आप लोग बीएड करते हैं तो वहाँ आप लोग पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें आप लोग बनाते हैं कि हम लोग व्याकरण भी पढ़ाएंगे करके, व्याकरण के माध्यम से कैसे भाषा सिखाएंगे करके। और उसी को अगर आप टीचर बन जाएंगे तो यहाँ शिक्षक डायरी के रूप में आप जाना जाता है। यहाँ भी आपको बनाना रहता है, 1 सप्ताह का प्लानिंग करना रहता है कि आप कैसे कैसे पढ़ाएंगे करके। तो भाषा शिक्षण को कैसे व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सिलेबस का ध्यान रखेंगे, सहायक शिक्षक के लिए भी है, शिक्षक के लिए सीजीटेट, तीनों वाले ध्यान देंगे, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से बस कहानी जैसे सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नहीं जुड़े होंगे तो एक बार नंबर बताता हूँ, फिर आप स्टार्ट करते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61 7583864461। व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको सहायक शिक्षा का प्रैक्टिस करना है, सर हमको शिक्षक का प्रैक्टिस करना है, सर हमको सीजी टेट का प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस बैग से जोड़ दिया जाता है, नाम मात्र की फीस आपसे टाइपिंग शुल्क लिया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, बाकी कोई फीस नहीं है, बाकी क्लासेस सब निःशुल्क आपको प्रोवाइड की जा रही है। चलेगा, मिल देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, तो यहाँ से टॉपिक कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण के लिए भाषा के संबंध में निम्न कथन में से सही है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो व्याकरण है वो भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। भाषा का जो व्यवहार में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें व्याकरण बहुत जरूरी है। आप जैसे अब इंग्लिश आप लोग सीखते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको जब तक व्याकरण का जानकारी नहीं रहेगा, आप व्यवहार में भाषा लैंग्वेज का उपयोग कर नहीं सकते। इसीलिए शब्द को बोला गया है, जो व्याकरण है वो भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। इस लाइन को, कथन को याद रखिएगा। यह शिक्षा भाषा को अनुशासित रखता है। जो व्याकरण की शिक्षा की बात कर रहे हैं, व्याकरण की शिक्षा भाषा को अनुशासित रखता है। आप व्याकरण की शिक्षा अगर आपको पता नहीं तो आप अनुशासित होकर नियम के तहत आप भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति पहले हुई है तथा भाषा का प्रयोग जब शिष्ट समाज द्वारा मान्य हो गया तो वह भाषा का निश्चित रूप बन गया। ठीक है, आगे देखते जाएंगे। आगे देखेंगे, भाषा के उस मानक स्वरूप में व्यक्ति इच्छा अनुसार विकृति ना करे। आप सभी को पता है कि हम लोग एक मानक भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। वो मानक भाषा का अगर मानक रूप में प्रयोग करना है आपको, तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप उसमें विकृति करते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे त्रुटियां रहते हैं जिसके लिए हम लोग, जैसे आपके सिलेबस में हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे, वर्णमाला में जो त्रुटियाँ आती है वह वर्तनी त्रुटि करके, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आता है कि हम लोग अगर व्याकरण नहीं जानते तो हम लोग वर्तनी में भी त्रुटि करते हैं। तो इसका नियंत्रण व्याकरण करती है। भाषा तो नदी के प्रवाह की तरह है।
भाषा क्या है, नदी के प्रवाह की तरह जैसा बहना चाहोगे बह जाएगा, लेकिन व्याकरण भाषा रूपी नदी का तट है। ठीक है, तो ये जो कथन प्रयोग हो रहे हैं, ये सारे कथन को आपको ध्यान रखना है। भाषा तो नदी के प्रवाह की तरह है, व्याकरण भाषा रूपी नदी का तट है। भाषा विश्लेषण में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य की गणना की जाती है। व्याकरण का विभाजन भी इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कि हमको मेन क्या है, भाषा में हमको क्या ध्वनि पता होना चाहिए, वर्ण पता चलना होना चाहिए, फिर शब्द बनाएंगे, फिर वाक्य बनाएंगे, तो इन्हीं के आधार पर व्याकरण का विभाजन किया जाता है। व्याकरण शिक्षण के माध्यम से भाषा के निम्न अंगों का शिक्षण होता है। हम व्याकरण सीखेंगे तो व्याकरण से हमारे जो भाषा में किन किन चीज़ों पर आसानी होगी, किन किन चीज़ों पर हम लोग कौशल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण विभाग, व्याकरण के माध्यम से हम लोग ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, संयुक्त व्यंजन, इन सबों का शिक्षण प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनमें कौशल हासिल करते हैं। फिर दूसरा आता है शब्द विभाग। भाषा, शब्द, वाक्य तीनों इसके अंग है जो इसके शिक्षण में व्याकरण के द्वारा मदद किया जाता है। शब्द विभाग में क्या क्या पढ़ेंगे, शब्द की परिभाषा, शब्द भेद, शब्दों का रूपांतरण, शब्द रचना, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास, अव्यय, ये सारी चीज़ें शब्द विभाग के अंतर्गत आता है। फिर वाक्य विभाग के अंतर्गत क्या आता है, तो अर्थ हो गया, वाक्यों का अर्थ, वाक्य रचना, भेद, अशुद्ध वाक्य, कारण, शुद्धिकरण, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियाँ, ये सारे वाक्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक वाक्य के रूप में रहते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरा, सूक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ों में हमको मदद मिलेगी। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम व्याकरण जानेंगे तो भाषा के इन इन प्रकारों में हमको मदद मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे हिंदी के सिलेबस में व्याकरण को रखा जाता है, 6वीं क्लास से व्याकरण स्टार्ट हो जाता है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालक भाषा के उपयुक्त अंशों का शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण के समय अध्यापक से प्राप्त करता है। बच्चा क्या है, इनका कब सीखता है, व्याकरण के शिक्षण कब लेता है, जब टीचर पढ़ाते जाता है तो पाठ के अंतर्गत वो थोड़ा सा 1-2 पाठ पढ़ा लिया, फिर संज्ञा सर्वनाम पढ़ा देता है, फिर अगला 1-2 पाठ पढ़ाता है, फिर विशेषण, बीच बीच में क्या करता है वो व्याकरण की शिक्षा भी साथ साथ लेके चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। ठीक है, और ये आपको अभी बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग ने सही चीज़ें पढ़ी है, सही जगह अपना समय दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप अभी समय है तो एक भी ऐसा चीज़ मिस मत कीजिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन रहते हैं वो आ चुके हैं पहले से, जो सिलेबस में डायरेक्ट लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, अब नए क्वेश्चन बने उसके अंदर के सिलेबस के। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पाठ्य योजना में व्याकरण की शिक्षण के उद्देश्य। आप लोग ने, जैसा कि मैं बताया आप लोग को, आप लोगों ने बीएड में लेसन प्लान बनाया होगा। ठीक है, अब यहाँ टीचर बनने के बाद अब उसको शिक्षक डायरी के नाम से जानेंगे। तो उसमें व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है, क्यों उसको रखा गया है व्याकरण शिक्षण, इसको हम लोग देखते हैं। व्याकरण सीखने का उद्देश्य भाषा के शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने की योग्यता का विकास करना है। तो मेन उद्देश्य यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको आंसर क्वेश्चन भी हिंट करते जा रहा हूँ। तो व्याकरण क्यों सीखना चाहिए, क्यों हमको क्लास में व्याकरण पढ़ाना चाहिए, बच्चों को व्याकरण क्यों पढ़ाना चाहिए, तो इससे क्या होगा, शुद्ध लिखना, बच्चा शुद्ध तरीके से लिख पाएगा और शुद्ध तरीके से बोल पाएगा। तो इसका विकास करना ही हमारा व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये उद्देश्य आपको पता होना चाहिए स्कूल में व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, इन उद्देश्यों को 2 भागों में विभाग किया गया है, एक समान उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। स्वाभाविक सी बात है, 2 उद्देश्यों में हम लोग बात करते हैं, पाठ्य योजना में आप लोग लिखते हैं समान उद्देश्य फिर विशिष्ट उद्देश्य, उसी फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं इसको। तो समान उद्देश्य से अभिप्राय है भाषा के सभी तत्वों का सामान्य अध्ययन। तो भाषा के जितने भी तत्व हैं, जैसे वही मैंने बताया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, जो 3 भागों में हम लोग ने बांटा है, उसी के अंतर्गत उन सभी तत्वों का सामान्य अध्ययन करना। भाषा शिक्षा के जो समान उद्देश्य है वे ही व्याकरण शिक्षण के भी उद्देश्य हैं। तो वही है भाषा का हमारा जो समान उद्देश्य, हम लोग ने देखा है आगे पिछले क्लासों में कि भाषा शिक्षा क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों हम लोग भाषा शिक्षा पढ़ते, तो एक दूसरे का व्यक्त कर पाना, अपने आप को सामने रख पाना, अभिव्यक्ति का साधन, ये सब जो पढ़े हैं वही चीज़ें समान उद्देश्य व्याकरण के भी आते हैं। ठीक है, भाषा के निरंकुश स्वच्छंद प्रयोग से होने वाली विकृति का अवरोध करना। तो मेन ये है, इसको भी आप यहाँ से एक लाइन जोड़ लीजिएगा। भाषा के निरंकुश स्वच्छंद प्रयोग मतलब स्वतंत्र रूप से भाषा का प्रयोग करने में जो त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों को रोकना ही व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि हमको किसी भी भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसमें जो त्रुटियां आती है, वर्तनी संबंधित त्रुटि हो सकती है, लिंग संबंधित त्रुटि हो सकती है, ठीक है, बहुवचन संबंधित त्रुटि हो सकती है, तो उन त्रुटियों को समाप्त करना, ठीक है, या रोकना, यही भाषा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत, व्याकरण शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य का आशय किसी भाषा के विशिष्ट तत्व जैसे संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के अध्ययन से।
देखिए उसमें समान उद्देश्यों को लेके चल रहा है कि आपको जो विकृति आ रही है उसको रोकना है। विशिष्ट में आप पर्टिकुलर उसको हाईलाइट करेंगे, मेरे को से ये त्रुटि हो रहा है, ठीक है, वर्तनी त्रुटि हो रहा है कि मैं समास में त्रुटि हो रहा है, उपसर्ग लगाने में त्रुटि हो रहा है, तो आप उसको जब उसको लक्ष्य बना के उस पर अध्ययन करेंगे, काम करेंगे, तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के अध्ययन से है। व्याकरण शिक्षण के समय विशिष्ट उद्देश्यों में उन दिन जो नवीन व्याकरण तत्वों का ज्ञान दिया जा रहा है उसका उल्लेख विशिष्ट उद्देश्य में किया जाता है। ये सामान्य सी बातें थी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सीधा विशिष्ट उद्देश्य के पॉइंटों को हम लोग देखते हैं। सामान्य उद्देश्य का मेन पॉइंट आप लोगों ने देखा कि हमको जब भाषा का प्रयोग करना है तो उसमें जो त्रुटियाँ आती है उसको त्रुटियों को दूर करना ही सामान्य उद्देश्य में आता है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य की बात हम लोग करते हैं, तो देखेंगे इसमें पहला क्या है, विशिष्ट उद्देश्य में उन शब्दों को लिखा जाए जिसका उच्चारण व अर्थ सिखाना हो। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग किसको लेना है, तो जिस शब्द का उच्चारण सिखाना है या जिसका अर्थ सिखाना है उसको विशिष्ट उद्देश्य में ले सकते हैं। दूसरा, उस नवीन संधि, समाज, उपसर्ग आदि को उल्लेख करना चाहिए जिसको हम उस दिन सिखाना चाहते हैं। तीसरा, आप ये सारी चीज़ें आप लोग जब लेसन प्लान बनाए होंगे तो वहाँ आप लोग समझे होंगे कि हमको विशेष उद्देश्य में क्या चीज़ों को रखना रहता है, सामान्य उद्देश्य में क्या चीज़ों को रखना होता है। सिखाने वाली नवीन रचना, विराम चिन्ह, सुक्ति आदि को उल्लेख किया जाए। तो 3 पॉइंट में हम लोग लिखते थे, मिनिमम 3 आपको विशिष्ट उद्देश्य देना रहता है किसी भी पाठ्य योजना में। तो आप व्याकरण पढ़ाने जाएंगे तो उसका आप पाठ्य योजना बनाएंगे, तो इन 3 पॉइंटों के आधार पर आप जो भी टारगेट रहेगा इन तीनों में सेट करके आप लिखेंगे, ठीक है। चलेगा, ये तो हो गया आपका पाठ्य योजना के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं जो स्कूल से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, व्याकरण शिक्षा को रुचिकर बनाने के सुझाव। ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप पढ़ाने जाएंगे टीचर बनने के बाद तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग व्याकरण को बच्चों को अच्छे से कैसे पढ़ाएं, क्या क्या पॉइंटों का हमको ध्यान रखें कि बच्चों के अनुकूल रहे, रुचिकर रहे, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एकदम सही समय में आप ये क्लास देख रहे हैं। अगर आप क्लास देख रहे हैं अभी तक आप प्रैक्टिस बेस से नहीं जुड़े, एकदम सही समय, आप तत्काल मैसेज कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर में, प्रैक्टिस बेस से जुड़ जाइए, डेली टेस्ट दिलाइए। हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको माइंड उतना ही शार्प होगा और कॉन्फिडेंस आपको उतना ही बढ़ेगा और एग्जाम में उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब समय ज़्यादा थ्योरी पढ़ने का नहीं है, प्रैक्टिस करने का मेन समय आ चुका है। चलिए आगे देखेंगे। व्याकरण शिक्षक को अधिक रुचिकर बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में जो गद्य पाठ व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो। तो जो गद्य दिया रहता है 3 प्रकार का आप लोग देखते हैं, गद्य पद्य 2 प्रकार के आप लोग अभी स्कूल में देखेंगे, ठीक है। तो जो गद्य रहता है वो व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो, जिससे कि व्याकरण को समन्वित करके पढ़ाया जा सके। मतलब ये कि आप जो किसी पाठ को जैसे पाठ्य को पढ़ा रहे हो तो अब उस पाठ में जो जो व्याकरणों का प्रयोग हुआ उसको उसके साथ ही साथ पढ़ा दीजिए, ये बोलने का मतलब है। दूसरा, व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ व्यवहारिक व्याकरण से किया जाए तथा व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो व्याकरण में जो व्यवहारिक चीज़ें हैं जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, बहु, इन सारी चीज़ों को आप पहले पढ़ाइए ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, क्योंकि उसको प्रयोग करता है। बकरा हो गया तो बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बकरी होगा। लड़का का लड़की होगा। तो इन चीज़ों का उपयोग वो घर में करता है, अपने जनरल व्यवहार में करता है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। तो इन चीज़ों को पहले व्याकरण में आप पढ़ाने की कोशिश करना। आगे देखते हैं, व्याकरण का शिक्षण यथासंभव आगमन विधि से प्रारंभ करके निगमन विधि में समाप्त किया जाए। तो आपको आगमन विधि से व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट करना है, जैसे कि हम लोग ने पहले पॉइंट में ही पढ़ा कि आप जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उस पाठ में जो जो चीज़ें प्रयोग हुआ आप उसको आगमन विधि से वहीं क्लियर करते जाएं, ठीक है। तो व्याकरण पढ़ाने का जो दिशा है वो आगमन विधि से प्रारंभ करके निगमन में समाप्त किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। व्याकरण पढ़ाने की जो दिशा है वो आगमन विधि से शुरू होकर निगमन विधि में समाप्त किया जाए। व्याकरण का प्रारंभ छोटी कक्षा में ना किया जाए, ठीक है। इसीलिए 6वीं से मेन पढ़ाया जाता है व्याकरण। आगे देखेंगे, व्याकरण शिक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जाए, अर्थात बोलने व लिखने के क्रम में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाए। पहले आप बोलने में प्रयोग करवाइए व्याकरण को, फिर आप लिखना सिखाइए व्याकरण का, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा व्याकरण शिक्षण का, पहले बोलने में प्रयोग करवाना है, फिर लिखने में प्रयोग कराना है। चलिए आगे देख रहे हैं अगला पॉइंट, सुविधा अनुसार उचित उदाहरण दे, श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। व्याकरण पाठ्यक्रम बालकों को मानसिक स्तरानुकूल बनाया जाए।
तो वही चीज़ें हैं, जैसे आप छठी क्लास में आप जानते हैं छठी में भी वही पढ़ाएंगे, सातवीं में भी वही पढ़ाएंगे, आठवीं में भी वही पढ़ाएंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारी चीज़ें सब क्लास में पढ़ाना है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जो संज्ञा पढ़ा रहे हो छठवीं के अनुरूप हो छठवीं क्लास में, सातवीं में जा रहे हो तो सातवीं के अनुरूप हो, तो कक्षा के अनुरूप आपको उसका प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छठवां पॉइंट, बालकों को व्याकरण के नियम रटाए न जाकर समझाया जाए। तो आपको वही रटन विद्या को ज्ञान का प्रयोग नहीं करना। नई शिक्षा नीति भी बोलती है कि आपको किसी चीज़ को समझा के पढ़ाना है, रटाना नहीं है। उनसे व्याकरण के रोचक अभ्यास कराया जाए। ठीक है, आप उनको होमवर्क दीजिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रयोग करवाइए। चलिए आगे देखेंगे। बालकों को कहानी के आधार पर भी व्याकरण शिक्षा दिया जाए। तो कहानी उनको सुनाइए, कहानी में जिन जिन व्याकरणों का प्रयोग हो रहा है उनका प्रयोग करके कहानी बनाइए। कहानी में उचित संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कराया जाए। व्याकरण को भाषा शिक्षण में साध्य मानकर साधन माना जाए। तो यही है आपको भाषा पढ़ाना है तो व्याकरण को साध्य मत मानिए कि व्याकरण पढ़ाना है नियम है करके, आप एक साधन बना लीजिए, इसके माध्यम से भाषा पढ़ाना, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, तब जाकर आप व्याकरण की अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और उन्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति के आधार पे एक कहानी बना दीजिए कि यहाँ पे कौन सा संज्ञा आएगा, यहाँ पे विशेषण प्रयोग क्या होगा। और क्विज जैसे होता है ना, पेपर में आता है, पेपर कटिंग में जो भरने वाला शब्द, उस प्रकार के आप क्विज आयोजन करके इसको अच्छे से और पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुझाव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इन सब को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप 2 लाइन बना लीजिए, इधर पुल्लिंग बोलेंगे, इधर स्त्रीलिंग। अब एक बच्चे खड़ा के लड़का बोलेगा लड़की बोलेगा, इधर विलोम बोले ओपन बोलेगा क्लोज बोलेगा। तो ऐसे करके आप जो पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इन सब को प्रतियोगिताओं का आयोजन कीजिए ताकि बच्चे हंसते खेलते हुए उसको अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के हम लोग ने देखा जो व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति ने भी इन सभी चीज़ों की बात की। हम सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति को लेके चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है। और ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोला कि आप नोट्स बना के चलिए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप करके जाइए, कोई सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस के अंतर्गत ही है। आप सिलेबस में डायरेक्ट ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके सिलेबस के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों से नए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे व्याकरण शिक्षण हम लोग ने देख लिया। अब उसकी विधियाँ भी देख लेते हैं, किन किन विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। दिशा पे हम लोग ने बात किया कि व्याकरण को पढ़ाना है तो आप स्टार्ट करेंगे आगमन विधि से। आगमन विधि से आप व्याकरण पढ़ाना शुरू करना है और ख़त्म किस में करना है, निगमन विधि में। ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बचा, इसको करते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण का विषय प्रायः बालकों को शुष्क और नीरस लगता है। स्वाभाविक सी बात है, व्याकरण पढ़ना कोई नहीं चाहता, उनको बोर लगता है। व्याकरण अलग से जब टीचर पढ़ाता है तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। इसमें बालक का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनमें व्याकरण शिक्षण विधियों के वातावरण का दोष है। हम ऐसा वातावरण ही नहीं बना पाते कि बच्चों को लगा ही नहीं कि हम लोग कुछ अलग पढ़ रहे हैं। आपको क्लास के साथ जोड़ के पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक के साथ जोड़ के पढ़ना है। जिस रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत की गई है, बालकों का सानिध्य व्याकरण की ऐसी अमनोवैज्ञानिक विधियों से कराया जाता है जो उनके लिए अरुचिकर होता है। इसीलिए हम आपको पहले ही बताया 8 पॉइंट कि आपको रुचिकर बनाना है। व्याकरण शिक्षण में आनंद भाव लाने हेतु उनकी शिक्षण विधियों में उपयुक्त परिवर्तन लाना होगा, जिससे व्याकरण की शिक्षा में सजीवता ला जा सके। ठीक है, तथा भाषा संसर्ग के साथ रुचिपूर्ण सिखाया जा सके। तो चलिएगा किन रूपों में आपको सिखाना है, एक बार और छोटा सा इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। व्यवहारिक रूप से व्याकरण शिक्षा को 3 रूपों में बांटा गया है। सबसे पहला रूप क्या बोलता है, बालकों को व्याकरण के नियम बता दिए जाए और वे उन नियमों का स्मरण करें व प्रयोग करें। एक पहला ये रूप हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, उनको नियम बताइए, फिर नियमों का वो बच्चा प्रयोग करे, याद कर लें। दूसरा रूप यह है कि बालक को अधिक से अधिक प्रयोग कराया जाए और वे नियमों की खोज स्वयं करें, जैसे आगमन विधि में हो गया ये। ठीक है, ये विधि आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, बालकों को व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर भाषा के साथ ही दी जाए। इसे भाषा संसर्ग या समवाय विधि कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपको इन तीनों में से दिया जाएगा, बोला जाएगा सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है। तीनों विधि सही है, तीनों विधि का प्रयोग किया जाता है, आप भी करते हैं ये चीज़ें, आपको भी इन्हीं विधियों से पढ़ाया गया है। सबसे ज़्यादा प्रयोग तो आपको पहले विधि किया जाता है कि नियम बता दिया जाता है और नियमों पर आपको अभ्यास करवाया जाता है, याद करवाया जाता है कि याद करके आइए।
ठीक है, जिसका विरोध अब नई शिक्षा नीति कर रहा है। और नई शिक्षा नीति बोल रही है कि आपको रटवाना नहीं है, आपको व्याकरण को तीसरे रूप में इसमें इम्पोर्टेंट देना है कि अलग से ना देना है आपको। पाठ्यक्रम के साथ जो पाठ्य आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसी के साथ व्याकरण को शिक्षा दीजिए। व्याकरण के अलग से क्लास आपको नहीं लेना है कक्षा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप एक हफ्ता व्याकरण पढ़ाऊंगा मैं, पहले पाठ पढ़ा लेते, ये नहीं करना है आपको। पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप व्याकरण को कंप्लीट करना है, अलग से उसके लिए समय आपको नहीं देना है। यही नई शिक्षा नीति कहता है, ठीक है, चलेगा। तो इतना हम लोग ने देख लिया। और एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समय है, 5 मिनट का और समय ले लेते हैं। प्राथमिक स्तर पे आपको व्याकरण शिक्षण कैसे देना है। अभी तक हम लोग ने बात किया, ये सारे उच्च शिक्षा 6वीं से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको प्राथमिक में क्या ध्यान देना है, किस लेवल पे व्याकरण शिक्षा देना है, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देंगे। सहायक शिक्षक वाले पेपर, सीजीटेट पेपर 1 वालों के लिए इससे क्वेश्चन बनेंगे। प्राथमिक स्तर के लिए व्याकरण शिक्षण की विधि। तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है। सबसे पहले आपको यही दिमाग में रखना है कि तीसरी क्लास से व्याकरण का शिक्षण शुरू हो जाता है। भले कि वो डायरेक्ट आपको व्याकरण करके नहीं पढ़ाया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है। पाठ पढ़ाते समय ही भाषा का शिक्षक जो होता है उसको प्रासंगिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण के सहयोग से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, या उनको कराना है। इस बात को ध्यान रखना है कि उनको व्यवहारिक व्याकरण का उपयोग ही कराना है। इस स्तर पर व्याकरण के नियम, सिद्धांत व रटाना उपयुक्त नहीं। तो उनको आपको नियम नहीं बताना है, सिद्धांत नहीं रटाना, बस प्रयोग करना सिखा दीजिए कि वो जाने भी मत कि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं करके, लेकिन वो व्याकरण का प्रयोग करना शुरू कर दे कक्षा तीसरी से ही। प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि तथा भाषा संसर्ग विधि से सम्मिलित रूप से व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ठीक है। 5वीं कक्षा में व्यवहारिक व्याकरण प्रारंभ किया जाना चाहिए। कक्षा 3 व कक्षा 4 में गद्य शिक्षण के आत्मीकरण के समय व्याकरण प्रसंगानुसार पढ़ाई जाए तथा इस समय नियमों पर बल ना दिया जाए। मतलब वही चीज़ें बोल रहा है, आप तीसरी चौथी में केवल पाठ में जो उपयोग हो रहा है, जैसे आपका लिंग हो गया तो वो प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो आप इनको खेल खेल में पढ़ा दीजिए, ठीक है। और आपका एक वचन बहुवचन वाला होगा, इसको पढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको पाठ के अनुसार ही आपको बच्चों को सिखाना है, अलग से व्याकरण पढ़ा रहे हैं करके उनको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। इनमें सारणी, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विलोम शब्द, एक वचन, बहुवचन, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के एक एक उदाहरण देकर नए शब्दों का निर्माण करने के लिए कहा जाए। और इसी विधि से आपको प्राथमिक में पढ़ाना रहता है कि आप 1-2 बता दीजिए, फिर बच्चों को बोलिए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा करके उनको निर्माण करवाइए। प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग का विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि अभ्यास प्रयोग द्वारा ही उनका व्याकरण ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। तो प्राथमिक बस इतना ही प्रयोग करना है आपको व्याकरण के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग ने देख लिया कि व्याकरण का प्रयोग भाषा शिक्षण में कैसे करना है, कैसे उसको रुचिकर बनाना है, प्राथमिक में देख लिया। अगले क्लास में आगे देखेंगे इसका, ठीक है। तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नोट्स भी आपको बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास छोटा इसीलिए 20-25 मिनट का कराया जा रहा है, ताकि आप नोट्स बना लें, क्योंकि ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना हमारे द्वारा इसको पेड कोर्स करके बेचा नहीं जाता है। निःशुल्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो निःशुल्क क्लास में रहे तो निःशुल्क का फ़ायदा उठाइए। क्लास को पॉज करके आप एक नोट्स बनाते जाइए, 30-40 पेज होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये हिंदी पेडागोजी की जो जितने भी क्लासेस हुई है, ठीक है। नंबर नोट कर लेंगे जाते जाते एक बार फिर से, 75 83 86 44 61। मैं जाते जाते फिर से बोलूँगा कि आप जितना भी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी से उतना आप नंबर स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती और सीजीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहेंगे, आपका दिमाग उतना ही सही आंसर लेने के लिए काम करता है, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी क्लासेस हो, आपको समय से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए।